नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज जनमंच में हम एक सामाजिक मुद्दे को आपके सामने लेकर आए हैं। हमने समाज में लगभग उन सभी चीजों को बांट दिया जिनको हम साझा कर सकते थे। उसमें जमीन हो, जाति हो, वर्ग हो, समुदाय हो, समाज हो, यहां तक कि हमने अलग अलग रंगों को भी अलग अलग धर्मों के अंदर बांट दिया। अब शमशान घाट और कब्रिस्तान, जिसके अंदर इंसान की अंतिम यात्रा होती है, हमने उन्हें भी जाति और समुदाय के अंदर बांट दिया। आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि क्या आखिर एक इंसान को जो अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है, उसे अंतिम प्रक्रिया का किसी भी जमीन पर या किसी भी शमशान घाट में परलोक जाने का हक है या नहीं। क्योंकि तमाम समुदाय और तमाम जातियों ने अपने अलग अलग कब्रिस्तान, अपने अलग अलग शमशान घाट बना रखे हैं। एक जाति का व्यक्ति दूसरे शमशान घाट में नहीं जा सकता और दूसरी जाति का व्यक्ति किसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। ये पूरी तरीके से एक सामाजिक मुद्दा है। इसमें सामाजिक चेतना की जरूरत है। और आज मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे बुद्धिजीवी, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले जो है वो डिप्टी मेयर साहब आपके साथ करूंगा, क्योंकि आपने पिछले कई दिनों के अंदर जो है वो शमशान घाटों के बाहर ये बोर्ड लगाए हैं। आपने इनिशिएटिव लिया है कि किसी भी शमशान घाट में किसी भी मुर्दे को आने का हक है। बावजूद उसके वहां की लोकल जनता ने उसको पेंट कर दिया, बोर्ड को हटा दिया या उसको पूरी तरीके से पुतवा दिया। आप इस पे क्या नजरिया रखते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जरूरत है या उन्हें नैतिकता का पाठ सिखाया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदमी की अंतिम यात्रा के लिए कोई एक ऐसा नहीं कि एक समाज के लिए होना चाहिए, एक समुदाय विशेष के लिए होना चाहिए। अंतिम यात्रा के स्थान पर सबका समान अधिकार है। इसी सोच के साथ में हमने जयपुर शहर के जितने शमशान थे, जितने कब्रिस्तान थे, वहाँ से हमने समुदाय विशेष के नाम हमने हटाए। समुदाय विशेष की जाति के जो जहाँ नाम थे उनको हमने हटाए वहाँ से। तो आप ये सही करें, कुछ लोग जो है इंटेंशनली वहाँ पर जाकर अपने समुदाय का नाम लिख रहे हैं, जाति का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी एक परंपरा परिपाटी चली आ रही थी। सबके समाज के स्थान, जाति के स्थान एक निश्चित थे। इस परंपरा को, इसको थोड़ा छोड़ने के लिए लोगों को समय भी लगेगा। हम चाहते हैं कि हर काम को डंडे के जोर पर ना किया जाए। काम को आदमी को समझा कर, उसको कन्विंस करके एक समाज के अंदर इस प्रकार का एक विचार लाया जाए कि हम सब बराबर हैं और हम सबका अधिकार हर जगह बराबर है, चाहे वो मोक्षधाम हो, चाहे कब्रिस्तान हो या कोई अन्य स्थान हो। जब भारत देश के संविधान में हर नागरिक को समान दर्जा है, तो उस जगह पर इस प्रकार की असमानता क्यों? ये हमारा विचार था। इसी को सोच में रख करके हम लोगों ने इस प्रकार के शमशान, कब्रिस्तान, यहाँ से जाति सूचक समुदाय विशेष के नाम से जो एक स्थान आरक्षित कर रखे थे, उन बोर्ड्स को हटाया हमने। और ये हमने बिल्कुल स्पष्ट रखा कि सभी मोक्षधाम में, सभी कब्रिस्तान में हर आदमी का अधिकार है और हर आदमी की अंतिम क्रिया वहाँ पर हो सकती है। ठीक है। मनोज जी, आप प्रमोद वशिष्ठ साहब, आप जो है वो मोक्ष द्वार समिति के अध्यक्ष भी हैं और आप लगातार उसके ऊपर जो है वो काम भी कर रहे हैं। क्या शमशान घाटों के अंदर इस तरह के जो इंतजाम है कि फला जाति का जो मुर्दा है वो फला जाति के शमशान घाट में ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, दूसरे जाति के शमशान घाट में उसे नहीं जाने दिया जाएगा? प्रमोद जी। देखिए, मैं पिछले बहुत समय से मानसरोवर के शमशान की समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ पर बाहर एक बोर्ड लगा है जिसमें ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी जाति विशेष के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है और उसकी पालना 88 से लेकर आज तक टिल टुडे हो रही है कि वहाँ पर अंदर किसी भी जाति विशेष के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। जो स्थान खाली होता है उस समय पर जो भी शव आता है उसको उस पर उसकी क्रिया करी जाती है। स्थान के नाम पर ये जो भेदभाव फैलाया जा रहा है, इसके प्रति मैं तो अपने विचारों से ये कहूँगा आपसे कि बहुत गलत है। इस तरह की आज के युग में ये बात बहुत गलत है और नगर निगम ने जो बोर्ड लगाए हैं बाहर, इनकी मैं सराहना करता हूँ, ताकि इससे एक अच्छा विचार लोगों के मन में आएगा कि भाई कोई भी स्थान किसी के लिए निर्धारित नहीं है। मानसरोवर के मोक्ष द्वार में मैं आपसे निवेदन करूँ कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है लोगों के लिए। बैठने तक के स्थान पे हमने हॉल बनवाया, हॉल के अंदर एसी लगवा रखे हमने, अंदर बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, बाहर भी फुलवारी और गार्डन वार्डन सब डेवलप किया हुआ है। मैं तो मजाक के तौर पर अगर ये कहूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि एक बार वहाँ जाकर और उस मोक्ष द्वार को
मैं आसिफ से भी कहूँगा कि वो स्वयं भी जाकर वहाँ देखें, और कभी इस तरह का मुद्दा फिर कभी आए तो इस तरह के कार्यक्रम को वहाँ रखें तो लोगों में जागृति आएगी। लोगों लेकिन में प्रमोद सर, जयपुर के अंदर लगभग 57 जो है वो शमशान घाट है, सबकी स्थिति जो आपने बताई वैसी नहीं है। देखिए, मैं इसमें जनता से एक और अनुरोध करूंगा कि समिति का वहाँ पे निर्माण करें, समिति बनाएं और समिति के कार्यों से नगर निगम के माध्यम से, चाहे विधायक के माध्यम से, चाहे सांसद कोष से इस तरह के विकास कार्य करवाए जाने चाहिए। और समिति अगर सक्रिय रहेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा और इस तरह की भावनाएं जो हैं वो नहीं जागृत होंगी। महामंडलेश्वर जी, पुरुषोत्तम भारती जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भारती जी, मैं आपसे भी मेन साहब जानना चाहूँगा, ऐसे जो है वो कौन से धार्मिक रीति रिवाज हैं जो इस प्रक्रिया को रोकते हैं कि फला जाति का, फला संप्रदाय का, फला धर्म का जो है वो अंतिम यात्रा इस फला शमशान घाट में नहीं होगी? हमने इनको क्यों बांटा है और कौन से वो धार्मिक रीति रिवाज हैं जो इनको रोकते हैं? देखिए, एक धर्म होता है, दूसरी होती परंपरा। धर्म तो हमारा जो हिंदू धर्म है, वैष्णव धर्म है, हमारी ये मान्यता है कि ये जो मानव शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। और इन 5 जब उसका अंतिम समय आता है तो उसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो ये 5 चीज़ें इन 5 वस्तुओं में विलीन हो जाती है। पृथ्वी पे हम अंतिम संस्कार करते हैं तो उसकी जो राख है वो पृथ्वी में समा जाती है, जल में प्रवाहित हो जाता है, अग्नि में मिल जाती है और वायु जो है वायु में समाहित हो जाती है। ये तो हमारी धार्मिक मान्यता है। लेकिन जब जहाँ अलग अलग शमशानों में अलग अलग स्थान निर्धारित होने की बात है तो ये प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही है। और इस परंपरा में अब जैसे जैसे आधुनिकता का दौर हो रहा है और उसमें लोगों में जो जागृति आ रही है तो इस परंपरा को तोड़ा भी जा रहा है। अनेक स्थानों पे ये प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जैसे जयपुर की ही बात ले लें तो जयपुर एक सीमित आंकड़े में, सीमित क्षेत्र में बसा हुआ था। तो उस टाइम पे ये परंपराएं थी कि ये जो है इस जाति का लोग यहाँ, इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस जाति को अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जयपुर डेवलप हुआ और इसका विस्तार होने लगा तो जहाँ बाहर की कॉलोनियाँ हैं उसमें कोई ऐसा निर्धारण विशेष रूप से नहीं था, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। और विशेष रूप से हमारी ये मान्यता है, हिंदू धर्म की जो मान्यता बताऊं कि हमारा यह है कि पुनर्ति जन्म हमारे है कि जैसा उसका कर्म होता है, जैसा उसका भाग्य होता है, उसको उसके पुनर्जन्म की हमारी परंपरा मानी गई है। तो मैन जी, चूंकि आप जब कोई बात समाज में कहते हैं तो बहुत लोग जो हैं वो गौर से सुनते हैं, समाज गौर से सुनता है, आपकी बातें मिसाल भी बनती है। आप इस मंच के जरिए ये कहना चाहते हैं सभी समुदाय जातियों से कि ये भ्रांति टूटनी चाहिए, कम से कम अंतिम यात्रा के समय में ये विवाद नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी शमशान भूमि में उसे जगह मिल रही है तो उसको अंतिम यात्रा का हक है। निश्चित रूप से ये होना चाहिए। और सब सामूहिक जब मानव शरीर है तो सब में वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही उनका शरीर है, वही उनका जो है सब कुछ सोच विचार हैं। तो हम जो है वहाँ शमशान में जा कर के जो अलग अलग जो है परंपरा के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर उनका दाह संस्कार करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और हमारी ये मान्यता है कि सबको सामूहिक रूप से सबका अधिकार होना चाहिए। जहाँ जगह स्थान खाली मिलता है वहाँ उसको अंतिम संस्कार होना चाहिए। अर्चना जी, बहस शुरू से आप सुन रही हैं, मुद्दा बड़ा साफ है। बात अकेले जो है वो शमशान घाट में, अभी थोड़ा सा कब्रिस्तान की तरफ भी बढ़ूंगा। जाति में हमने सब कुछ समाज को बांट रखा है, हर वर्ग में हमने सब कुछ बांट दिया, जमीन से लेकर अब कब्रिस्तान, शमशान घाट भी। देखिए आसिफ भाई, बात तो बिल्कुल सही है आपकी और मुद्दा भी ऐसा है जिस पर कि हम तार्किक बात भी कहेंगे। जैसे मैन साहब ने भी कहा कि साहब ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए जी। लेकिन एक कटु सच्चाई है कि ये है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम कास्ट, सब कास्ट और न जाने कितने डिविजन्स में बटे हुए हैं। और बटे हुए भी इस कदर हैं कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर उस कॉलोनी के एंट्रेंस पर एक शमशान है, उसमें जाति विशेष का बोर्ड लगा हुआ है जी। और उसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ जाता ही नहीं, जैसे एक स्टिग्मा हो गया हो। तो ये डिविजन्स हम रूरल एरियाज में ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत की शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ ज़मीनों की कमी है। और ये सिर्फ भारत की स्थिति नहीं है कि हम लोग ये विवेचना करें कि साहब हमारे देश में ऐसा हो रहा है।
आप देखिए कि जितने भी बड़े देश हैं वहाँ पर भी ज़मीनें कम हो गई, इंसान बढ़ गए। अब वहाँ दुविधा ये हो गई कि जैसे हिंदू धर्म में तो फिर भी हम क्रिमेशन करते हैं तो सब जला दिया जाता है, तो उसकी ग्रेव बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम धर्म में तो वहाँ ग्रेव बनाया जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, मैं कितना सच है मुझे नहीं पता, कि अब कच्चे कब्रों की परंपरा शुरू की गई है कि आप उसको उस तरह से सीमेंटेड मत करिए कि भविष्य में यदि उसी परिवार के किसी और सदस्य की मृत्यु होती है तो फिर उसके सुपरफिशियली उसको एक्सकेवेट करते हैं और उसमें उस परिजन को वहाँ पर दफना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है समाज में। लेकिन आज हम ये चर्चा जो कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा बिंदु ये कि हम इस डिवीजन को जीवन भर तो होते ही हैं, सारी मर्यादाओं में बंधे ही रहते हैं, लेकिन मरने के समय भी उस व्यक्ति को उस बंधन के साथ ही दफनाया या जलाया जाता है, जिसमें बंद करके उसका जीवन, और उसके बाद कह रहे थे मैन साहब कि ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी उसी तरीके से पैदा होगा, या उसी कुनबे में या उसी जाति में वापस आएगा। तो ये परंपराएं हैं, और इन परंपराओं को यदि हमें इस तरह से इसका समापन करना है कि ये कुरीति के रूप में हम इसे प्रचारित करें, तब जाकर कुछ कहा जा सकता है। मैंने तो नगर निगम के बोर्ड्स को भी देखा कि उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन लोगों ने के बीच उसकी स्वीकार्यता नहीं हुई। लोगों ने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं साहब, ये तो आइडेंटिफाइड था, डेजिग्नेटेड था इस समुदाय के लिए, इस समाज के लिए, इस धर्म के लोगों के लिए। तो देखिए, ये तो एक क्रांति लानी पड़ेगी, जन चेतना लानी पड़ेगी, तब जाकर के सामूहिकता के साथ इस पर विचार हो सकता है। लेकिन मुझे बताइए आसिफ भाई, कैसे करेंगे आप इसको? क्योंकि जब आज हम इस समाज में प्रगतिशीलता के इस युग में हम तो कई बातें कर रहे हैं साहब, हमारे डिवीजन, हमारी जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल, वही खत्म होती जा रही है। हम तो कंबाइंड आइडेंटिटी या कह सकते हैं सुपर इम्पोज आइडेंटिटी में जी रहे हैं। कोई व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल कोई रोल ही नहीं है, उसका जो कहते हैं ना कि उसकी एनर्जी या उसका समाज में उसकी जो प्रभुत्व है वो उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से आ ही नहीं रहा। वो एक ग्रुप से एसोसिएट होता है, सब्स्यूम होता है उसमें, तब जाकर के उसका स्थान बन पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज डिबेट के लिए रखा है, और यहाँ से अगर एक कंसेंसस निकले कि साहब ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और इंसान को इंसान के तौर पर देखकर कम से कम उसकी अंतिम क्रिया में तो भेदभाव ना हो, तो मुझे लगता है सकारात्मक संदेश समाज में जा सकता है। ठीक है, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया कि उन्होंने मानसरोवर के अंदर जो मोक्षधाम बना रखा है, वैसा ही मोक्षधाम जो 57 दूसरे मोक्षधाम है वैसे हों। क्या वाकई उनकी सूरत भी वैसी है? क्योंकि हमारे साथ और बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी ये चर्चा करेंगे। बात चल रही है एक ऐसे सामाजिक मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर यहाँ बैठे मेहमान लगभग सभी एकमत हैं कि हाँ, ये रिफॉर्म होना चाहिए। इससे पहले कि वाकई हालात इतने सामान्य हैं जितनी हम बात कर रहे हैं, या वाकई वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो पेचीदगियां है, इसके लिए भी हमारे साथ मुरारीलाल जहांगीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिन सामान्य हालात की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं अपनी शांतिनगर करतारपुरा विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 57। ये जब से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे पहले भी हमने देखा, हमने ऐसा है कि मोक्ष धामों में लिखा हुआ रहता था सैनी समाज के लिए आरक्षित, जैन समाज के लिए आरक्षित, वो दौर भी हमने देखा है। लेकिन अभी हम अपने वार्ड नंबर 57 में हमारे जो मोक्ष धाम बना है पिछले करीब 15 साल से, और दूसरे जयपुर शहर में दूसरे जो हमारे सगे संबंधी मित्र मंडली कोई ऐसा होता है देहांत, दूसरों में जाते हैं, अभी सब जगह नगर निगम का नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और भेदभाव भी नहीं देखा है साहब। सही बात है ये। तो ये सुधार हुआ है और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। ठीक है, अबरार साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए आसिफ साहब, पहली बात तो ये है, जो सब लोगों ने बात कही है उससे मेरी सहमति है, और जितना आदमी अपने जीवन में बहुमूल्य है, इतना ही मरने के बाद भी उसकी कीमत है, उसका सम्मान है, उसका आदर है। ये देखा जाए तो जो ऐसा अर्चना जी ने कहा कि हम लोगों ने जाति व्यवस्था इस तरह की बना ली है कि मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो मेरे ख्याल से सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में ये कंसेप्ट है कि इस तरह जातियों में और समुदायों में इसको बांटना, कब्रिस्तान और शमशान को, कहीं भी उचित नहीं है। जहाँ मौका मिले, मैं एज इस्लामी स्कॉलर एक बात आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जहाँ अभी रोज़ा है, मज़ार है, उसके पास में उनके पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ का मज़ार है और दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक का मज़ार है।
जहां उमर फारूक को दफनाया गया था वो जगह उनकी पत्नी ने, आयशा ने, अपने रिजर्व की थी कि ये मुझे यहाँ दफन करना है। अबू बकर का दफन पहले हो चुका था, लेकिन दूसरे खलीफा उमर फारूक ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप परमिशन दें तो मुझे यहाँ जगह मिल जाए इनके चरणों, इनके कदमों में, जबकि वो जगह उनकी रिजर्व थी। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सहमति, आप बिल्कुल आप दफन यहाँ आपको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ज़िंदगी में मेरी मुरव्वत में उन्होंने ये बात कह दी हो, तो एक बार मेरी बॉडी को वहाँ रख देना और फिर एक बार परमिशन मांगना। तो उनके जनाजे को रखा गया और जो जगह हज़रत आयशा की रिजर्व थी वो जगह उन्होंने हज़रत उमर को दी। इससे ये मैसेज दिया कि कोई कहीं भी किसी को दफनाया जा सकता है। लेकिन अबरार साहब ये मैसेज कन्वे हुआ नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम में भी अलग अलग कब्रिस्तान बने हुए हैं। तेलियों का अलग है, साहुओं का अलग है, कायम खानियों का अलग है, पठानों का अलग है, सबके कब्रिस्तान, और कोई भी जो मुर्दा है वो दूसरे के कब्रिस्तान में नहीं जा सकता। या तो इस मैसेज को लोग नहीं समझ रहे हैं या सामाजिक स्तर पर हम इस पे कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं तो इससे भी आगे बढ़ के आपसे बात कह रहा हूँ, कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि एक कब्रिस्तान में दूसरे को दफन ही नहीं होने दिया, उसकी बॉडी को उठा दिया गया वहाँ से, वो और भी दुखदायी चीज़ है। असल में एक चीज़ जो हमको इसमें ढूंढनी पड़ेगी वो ये है कि देखिए, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, उनमें दफनाना या क्रीमेशन करना एक अलग इशू है, उनके साथ उनका मेंटेनेंस का भी इशू है। ये जाति प्रथा आई कहाँ से? कुछ तो हमारी कुरीतियाँ थी, लेकिन पर्टिकुलर जाति या कम्युनिटी या समुदाय अपने शमशान, अपने कब्रिस्तान की देखरेख भी करता है, बाउंड्री भी करता है। अभी जैसे उप महापौर साहब कह रहे थे कि नगर निगम में ये जिम्मा लिया है, तो कोई ना कोई संस्था, देखिए शमशान और कब्रिस्तान की मेंटेनेंस, उनका संधारण, उनका रखरखाव, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और समुदायों ने, जातियों ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आज सैनी समाज जिसको मेंटेन करता है वो अच्छे से करता है, मुस्लिम समाज में कायम खानी करता है, अच्छे से करता है। तो इस बीमारी को, इस बुराई को दूर करने के लिए आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमारी कुछ संस्थाएं आए जैन साहब जो कॉमन रूप से मैं देवेंद्र जी के पास आता हूं। जैन साहब को माइक दे दीजिए। जैन साहब, कानून क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में बराबरी का अधिकार सबको दिया है, और इस बराबरी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 नहीं 4 बार ये कहा है कि ये जो है राइट टू डिसेंट बरियल, ये हर आदमी को प्राप्त है, हर मरने वाले को प्राप्त है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, उसको भी राइट टू डिसेंट बरियल प्राप्त है। और ये हर सभ्य समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी मृतक को डिसेंट बरियल प्रोवाइड करे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की ऑलमोस्ट हर अदालत ने रिपीटेडली ये जजमेंट पास किए हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप किसी शमशान घाट को मार्क नहीं कर सकते, न किसी की वहाँ पर बरियल को और या उसके फ्यूनरल को डिसअलाउ कर सकते हैं। परंतु राजस्थान में ही देखें, हिंदुस्तान में सब जगह देखें, यहीं हमने ऐसे केस देखे हैं कि एक मृतक फौजी को, क्योंकि वो एक कमज़ोर जाति का था, यहीं जयपुर के पास ब्यावर में उसको शमशान घाट पर नहीं जलाने दिया गया, उसको लेकर दूसरी जगह लेकर गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं जलाने दिया गया, हाई कोर्ट आए तब तक तो कहीं उसे जलाने दिया गया। रोज़ आपको डेली कम से कम 10 केसेस तो हमने एग्रिड के मार्फत लगा रखे हैं, जहाँ स्पेशली दलित लोगों को न तो उनको अपनी लास्ट फ्यूनरल राइट या यात्रा निकालने दी जाती है, और न उन्हें अपने शमशान में फ्यूनरल का राइट दिया जाता है, नहीं उनको कुछ किया जाता है। और बार बार आता है, कई बार तो पुलिस प्रोटेक्शन में फ्यूनरल करवाने की स्थिति आई है। ठीक है, जयपुर नगर निगम ने सब जगह ये पुतवा दिया, फिर पूछते हैं पर जब निगम बहुत घाट दिल्ली के अंदर ये बिना जात पात के, अभी हालांकि वहाँ भी कुछ घाट ऐसे बने हुए हैं जो VIP घाट हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैंने तो पर वहाँ नंबर देते हैं आपको, फ्यूनरल की प्लेस का नंबर देते हैं, या जो विद्युत शवग्राह होते हैं वहाँ के नंबर मिलते हैं जहाँ चेंज हुई है। तो ऐसी परंपरा और जगह क्यों नहीं लागू की जा रही है? क्यों इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा रहा? कानून इसमें, और नॉट ओनली दिस SC/ST एक्ट में, PCR एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट के अंदर तो प्रावधान है कि यदि इस आधार पर, पहले PCR एक्ट में तो अनुसूचित जाति शब्द भी नहीं है, वहाँ तो छुआछूत किसी को करते हुए यदि उसे शमशान में रोका जाता है या पानी देने से भी रोका जाता है तो इटसेल्फ एक गंभीर अपराध है।
पर राजस्थान में पिछले 20 साल में पीसीआर एक्ट के अंदर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ठीक है। जब इस स्थिति में हम क्या उम्मीद करें कि सिर्फ कागजों के अंदर कानून रहेगा या बाहर निकल कर आएगा? देवेंद्र जी, ये कागजों से निकल के जमीन पे दिखे, इसके लिए क्या व्यवस्था हो कि वाकई जो है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि कुछ बहुत ही बैकवर्ड क्लास ऐसी होती है देवेंद्र जी, जैसे कालबेलिया, जिनको हम साटिए, ये गांव के अंदर कहते हैं, उनके पास ना तो जमीन है ना घर है। अगर उनके यहाँ कोई देहांत हो जाता है तो वो कहाँ ले जाए उस डेड बॉडी को? किसके जाति में, किसके कब्रिस्तान में, किसके शमशान घाट में लेके जाए? देखिए, जैन साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि कानून जो है भले ही बना दीजिए, लेकिन जब तक सोशल चेंज, रिलीजियस चेंज या रिलीजियस लीडर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। कालबेलिया जाति या पिछड़ी जातियों के लिए तो समस्याएं रात दिन की हैं। यहाँ पर नगर निगम के शमशान घाट पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। हम लोगों को सबको पता है कि वो बोर्ड लगा देना एक औपचारिकता भर है, वो प्रैक्टिकली कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे के स्तर पर हमारे अंदर जो बैठी हुई बात है वो जब तक वो क्लीन नहीं होगी, वो साफ नहीं होगी, ये इस समस्या का समाधान नहीं है। सुरेंद्र चौधरी साहब, आप लगातार कई सालों से इस इश्यू के ऊपर काम कर रहे हो और जहां तक मेरी जानकारी है आपके मोक्ष द्वार समिति के आप सेक्रेटरी हैं और वहां पर इस तरीके का नज़ारा जो है शमशान घाट में देखने को नहीं मिलता। अगर इस तरीके के लोग आपके पास आते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो बहुत ही बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो कब्रिस्तान और शमशान घाट तो कहाँ से आएंगे? क्या व्यवस्था है वहां पर इस तरीके की अगर आपके पास लोग आते हैं तो? मेरे पूर्व वक्ता भाई प्रमोद जी ने बता तो दिया था कि हमारी ये व्यवस्था है, लेकिन जो कालबेलिया और इस तरह की जाति का जो सवाल पैदा हुआ है, तो हमारे शमशान में उन जाति के लिए भी वो व्यवस्था है। जैसे बच्चों को जो दफनाया जाता है, जो दूध पीते बच्चे होते हैं ना, उनको दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है, तो उनके साथ साथ उन कालबेलिया जाति को भी वहाँ दफनाने की हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है और पूरी व्यवस्था है। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे हैं सर? देखिए, हमने जयपुर में जो शमशान घाट उनको देखा, निरीक्षण किया, और मैंने ये पाया वहाँ पर कि वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कई जगह हालत ख़राब है। नगर निगम की प्राइम ड्यूटी है कि जितने शमशान जयपुर में हो वहाँ पर पूरे पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, क्योंकि क्रिमेशन में करीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं ये। और हमने हाईकोर्ट में याचिका पेश की और हाईकोर्ट हमने कहा कि जाति के आधार पर लगे हैं वो सारे बोर्ड हटाए जाएं। हर व्यक्ति का अधिकार है, जो मरने वाला उसको अधिकार है कि उसका प्रॉपर क्रिमेशन हो। लेकिन कुछ जातिवादी के लोग जो हैं वो समस्या खड़ी कर रहे हैं, और ये जो नगर निगम बोर्ड लगाए हैं, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर से ही बोर्ड लगाए हैं। हमने कहा है कि पानी की व्यवस्था सब जगह कराई जाए। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कब्जे हो रहे हैं बहुतों में, तो उनको हटवाया जाए। नगर निगम ना तो वहाँ कब्जे हटवा रहा है, ना पूरी पानी वगैरह की व्यवस्था करी जा रही है। अरे कम से कम एक प्रदेश का नागरिक जब मर जाता है, मौत के मरने के बाद तो कम से कम उसका एक धार्मिक तरीके से उसका क्रिमेशन कम से कम हो जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर ये। और हमने ये भी कहा है, जो भाई साहब ने कहा इलेक्ट्रिक मशीन, ये हमने कहा है हर जो शमशान घर है, घाट है, वहाँ पर हर एक में इलेक्ट्रिक मशीन होनी चाहिए, ताकि ये समय बच जाए और पर्यावरण का ये ना हो। तो मैं नगर निगम, मेरे मेयर साहब बैठे हुए, डिप्टी मेयर साहब बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, उसके ऑर्डर की पालना कराइए। अब वहाँ गार्ड बिठाइए, अगर किसी मना करते हैं, अरे वहाँ तो हाल ये है लकड़ी तोड़ने के भी वहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, ये उसको भी रोकिए, क्योंकि जब मर जाते हैं तो कोई पूछता नहीं कितने पैसे हैं और देते हैं वो। ठीक है, हमने ये पॉइंट भी रेज किया हुआ है। ठीक है सर, ये हम आज एकदम पूरी तरीके से सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, और ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जिस पर लगभग सभी यहाँ बैठे लोग जो हैं वो सहमत हैं कि हाँ, इसमें सुधार होना चाहिए। अब मैं नारायण बारड साहब आपके पास आना चाहूँगा। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है नारायण बारड साहब, आपने इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है इस मुद्दे के ऊपर। जब आपने रिपोर्ट लिखी थी तब से लेकर आज तक आपको कोई बदलाव महसूस हुआ इसमें? इतना ही बदलाव आया कि जो लोग वंचित हैं वो अब अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद करते हैं। मैं ऐसे समुदाय और ऐसे लोगों से मिला हूँ, जीने के लिए तो सभी दुआ करते हैं, पर वो ये दुआ करते हैं कि हमारी मौत तब तक न आए जब तक हमारे लिए अंतिम क्रिया का प्रावधान न हो जाए। आप सोचिए, हिंदुस्तान में लाखों गरीब लोग हैं जो मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको सिर छुपाने का आशियाना नहीं मिलता,
पर मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो मरकर भी आलीशान मकबरों में रहते हैं। मैं उस चेहरे को याद करता हूँ, उनके वारिसान को, सतराराम मेघवाल, जो पाकिस्तान से आए हिंदू है, जोधपुर रहता है, और जब वो दिवंगत होता है पूरे दिन उनकी डेड बॉडी शमशान से शमशान तक चक्कर काटती रहती है, उनको आखिरी रसूमात के लिए जगह नहीं मिलती है। मुझे वो मंजर भी याद है जब मुरैना में छोटेलाल जाटो का शव दिन भर दाह संस्कार के लिए तरसता रहा, न कोई महंत आया, न कोई शंकराचार्य आया, न कोई मौलवी आया उनकी मदद में, और उनको सड़क के किनारे दाह संस्कार करना पड़ा। ये भेद है। भारत में ऐसे ऐसे मंजर भी हैं। जालौन में एक बंदर की शव यात्रा निकलती है, उनका दाह संस्कार धूमधाम से होता है। सीहोर मध्य प्रदेश में कुत्ते की शव यात्रा निकलती है, उनका धूमधाम से दाह संस्कार होता है। लेकिन ऐसे लोग जो भारत में कस्बे कस्बे गांव गांव शव यात्रा के लिए घूमते हैं, वो जब पैदा होते हैं इन वर्गों के लोग तो कोई शमय नहीं जलती है, जो वो दिवंगत होते हैं तो कोई विलाप नहीं करता है, वो अज्ञात पैदा होते हैं और अनाम मर जाते हैं। इतने साल बाद भी हम उनके जीने के लिए छोड़ो मरने के लिए भी कोई सहूलियत पैदा नहीं कर पाए। ये सभी वर्गों में, इवन जो अकलियत या मुसलमान है उनके बीच में भी है। सांगानेर में तनाजा हुआ था, कागजियों के बीच में, उदयपुर में डेड बॉडी रखी रही। तो हम सारे जितने धर्म है उन सबके बीच में हम ये कर रहे हैं। तो कैसे राजनीतिक पार्टियां मौन है, उनकी सहमति है। मैं जब चांदपोल के शमशान घाट गया था, 9 बीघा में फैला है, आपको लगता है कि ये जो जलती चिता का उठता धुआं है, ये शोकाकुल चेहरे हैं, ये विलाप करती हुई मुद्राएं हैं, इनके बीच में इबारत पढ़ता हूं मैं कि जो जन्म से हम एक विभाजन पैदा करते हैं उस शमशान तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है आसिफ साहब, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बारेट साहब की बात में। जन सहभागिता योजना, MPLAD, इन योजनाओं में हम शमशान कब्रिस्तान के लिए पैसा देते हैं और जाति के नाम पे देते हैं। हम कंडीशन लगाए ना, जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की बात कही, हम कंडीशन लगाएं कि हम पैसा देंगे लेकिन सबका क्रीमेशन होगा। ठीक है सोमानी जी, सोमानी जी अब समझना आपसे ये है कि अगर ये नहीं रुकता है और ये जो दबाव डालकर किन्हीं मुर्दों को या शमशान घाट में या कब्रिस्तान में दफन करने की या जलाने की इजाजत नहीं मिलती है, अंतिम प्रक्रिया की इजाजत नहीं मिलती है, क्या कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो सकती है? किस तरीके की सजा का प्रावधान ऐसे लोगों के लिए कानून में है? आसिफ भाई, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक मुद्दा है, जहां तक हम समझें कि सामाजिक और जातिगत संगठनों के सरकार के सहयोग की रूप से जो कार्य चल रहा है शमशान का, जिस तरह से नगर निगम ने प्रयास किए, आज देखिए आप 47 शमशान गृह जैसलमेर में और 57 जयपुर में रियासत काल से जो परंपरा चली आ रही है उसको बदलने के लिए सबका साथ सबका विकास का जो एक मूल मंत्र जो दिया गया था, उसको आप देखें कि जो बजट की जो स्थिति और जो विकास इस समय में हुआ है वो एक अपने आप में देखने लायक है। और रही बात, मैं सभी बात का जवाब देना चाहूँगा कि इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात जो बराबर साहब जो कहना चाह रहे थे कि जिंदगी भर तो संघर्ष करते रहे और जीवन यात्रा का जो अंतिम पड़ाव, जिसे अंतिम संस्कार कहा गया है, जो 16वां संस्कार है कि जीते जी तो संघर्ष करते रहे, इसके बारे में एक मशहूर शायर ने एक बात कही है कि इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, ए मौत 2 गज ही मिल्कियत सही, तूने मुझे जमींदार कर दिया। कि जिस प्रकार से 2 गज जमीन के लिए जो जगह मुहैया कराई गई है, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इसके लिए जिस प्रकार से नगर निगम ने प्रयास किए हैं, जो डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं, और जो एक आसिफ भाई एक बात और जवाब दे दूं मैं, जो अभी पूनम भंडारी साहब आप पार्टी के उन्होंने कही है। पूनम जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, एक बात सुनिए, अरे एक लाइन तो सुनो, आप अभी सुनो, अभी सुनिए, आप धरने में बैठते हैं, आप जबरदस्ती करते सुनते नहीं है। पूनम जी आप सुनो, आप सीनियर लीडर हो, आप पार्टी के सुनो, जो आप कहना चाह रहे हैं इस बारे में कुमार विश्वास साहब ने कहा था आप पार्टी में, अरविंद केजरीवाल जी ने जब उनको सदस्य नॉमिनेट नहीं किया था, कि आप पार्टी का वो असूल है कि जहां मौत के साथ भी छेड़छाड़, जहां शव के साथ भी छेड़छाड़ की जाती है, कि सेना में भी एक नियम होता है कि जहाँ शव के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, पर इनका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि उसके साथ ये कुमार विश्वास के स्टेटमेंट है, कुमार विश्वास आप जिस तरह के दलाली के आरोप लगा रहे हैं, शमशान घर पे दलाली के आरोप लगा रहे हैं, गलत है। सामाजिक मुद्दे को सामाजिक रखें। सोमानी जी मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूँ, इन पे कानूनी प्रावधानों को लेकर मैंने आपसे बात की है, हम कानूनी प्रावधान पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल। 2014 और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरु गोलवलकर सहभागिता योजना में एक स्पष्ट प्रावधान रखा
और एक जो सामुदायिक केंद्र थे। पूर्व जो सरकार थी उन्होंने लगभग 17 सामाजिक और जातिगत रूप से भूमि आवंटन की थी। उसमें एक तब्दीली करके एक एफिडेविट लिया गया। उसमें यदि कोई अन्य जाति का व्यक्ति भी चाहे शमशान घर हो चाहे सामुदायिक केंद्र हो उसमें उपयोग करना चाहे, जो कि विशेष जाति और जनजाति की सहभागिता से बनाया गया है, उसमें 50% पैसा राज्य सरकार और 30% पैसा निकाय और बाकी जो जाति है या जो सामाजिक संगठन है वो सहभागिता करते हैं। तो इसमें एफिडेविट के माध्यम से समस्त जाति के लिए इस तरह का जो प्रावधान किया, जिस तरह के बोर्ड लगे गए हैं उनको धरातल पे लाया गया है। ठीक है, मुकेश निर्वासित हमारे पीछे एक सोशल एक्टिविस्ट है। 2-3 सवाल हैं मेरे ये सोगानी जी, क्योंकि इनकी पार्टी अभी सत्ता में है, तो क्या बेसिकली आपका अभी जो हाईकोर्ट का एनफोर्समेंट है, जो बोर्ड लगाना है, जो चीज़ें हैं, मैं बहुत कम जयपुर में रहता हूँ, गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। वो जहांगीर साहब ने भी कहा था कि वहाँ 2 कहीं गांव में 3-4 हैं शमशान घाट हैं या कब्रिस्तान है, वो सारे धर्मों में ये समस्या है। तो वो कब तक हम ये चलाते रहेंगे इसी तरीके से? और मुझे तो नहीं लगता, मतलब मुझे बहुत ये लगता है कि पर्सनल जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल हैं, कोई भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हर चीज़ में है। शमशान के लिए भी किस शमशान के लिए पैसा दिया जाएगा एमएलए या एमपी लेड से, किस कब्रिस्तान के लिए मिलेगा? ठीक है, तो इसका जवाब प्रमोद जी से लेते हैं। ये जो सारी चीजें हैं हो रही हैं, सरकारों को कम से कम कुछ चीजें हैं विकास की चीजें हैं वो छोड़ दें, लेकिन अंतिम जहां व्यक्ति को शायद शांति मिलती है, जहां लोग जाके सोचते हैं, वहां पे जाकर के भी सरकार राजनीति कर रही है। तो वो राजनीति कब बंद होगी और उसमें उसको कब एनफोर्स कराया जाएगा, ये बता दीजिए। आप बैठिए प्रमोद जी। मैं फिर वापस आपसे कहूंगा कि ये विषय ऐसा है जिसमें राजनीति ना आए तो अच्छा रहेगा। समाज में जागृति की आवश्यकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कौन एमएलए, कौन सांसद, कौन पार्षद, कौन डिप्टी मेयर, कौन मेयर पैसा देगा, ये कहीं भी नहीं है। मैं कम से कम 10 शमशानों को, मानसरोवर के साइड के 10 शमशानों को, पृथ्वीराज नगर और मानसरोवर के साइड के सांगानेर तक के शमशानों को मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मेरे सेक्रेटरी मेरे साथ रहते हैं। और विकास के नाम पर पार्षद, नगर निगम, विधायक, क्षेत्रीय विधायक और सांसद कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता कि वह बीजेपी का होगा या कांग्रेस का होगा। मेरे को कांग्रेस के सांसद ने भी पैसा दिया है और मेरे को बीजेपी के सांसद ने भी पैसा दिया है, मेरे को बीजेपी के विधायक ने भी पैसा दिया है और मेरे को कांग्रेस के पार्षद ने भी पैसा दिया है। लेकिन ये पैसा लेना समाज के जो समिति के लोग हैं या जो विकास समितियां वहां पे बनी हुई हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो पैसा किससे लेकर आते हैं और विकास में कैसे लगाते हैं। ठीक है, श्वेता शर्मा जी, आपने पूरी चर्चा अभी तक सुनी है, क्या इस पर आपका क्या टेक है, क्या स्टैंड है? क्योंकि आपने सारे शमशान घाट के बाहर बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन हमारे कुछ मेहमान यहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि वो बोर्ड जो है वो आपने लगा जरूर दिया, इससे आपकी जिम्मेदारी की इतिश्री नहीं हो जाती, क्योंकि जब कोई अपनी अंतिम यात्रा वहां लेके पहुंचता है, भेदभाव उसके साथ आज भी होता है। हम लोग जब पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं, तब से हमारे बीच में ये जाति वाली और ये सारी चीजें हम बच्चों के मन में उसी टाइम से डाल देते हैं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि जब हम अंतिम यात्रा अपनी करें तो ये जाति और धर्म, इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएं। ये एक सभी के लिए मोक्ष की, इसको इस्लाम में शायद किसी और नाम से जाना जाता होगा, हिंदू धर्म में किसी और नाम से, पर अल्टीमेटली जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा मोक्ष प्राप्त करना है। तो वहां पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल से सबका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी अभी कि जैसे राजनीतिक पार्टियां तो अपना काम कर ही रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी अच्छा काम करती हैं। इस फील्ड में आके सभी की जो राजनीतिक जो मंशाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक मानवता, एक इंसानियत बाकी रह जाती है। तो मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत हमारे साथ भी बैठे हैं, जो अपने आप इस चीज को इनिशियली लेते हैं वहां पर, और उन लोगों ने ये एम बनाया हुआ है कि जिनका कोई नहीं है उनका फ्यूनरल से लेकर के उनकी जो अस्थियां हैं उनके विसर्जन तक का कार्य वो करते हैं। तो हर चीज के लिए एक किसी पार्टी को या किसी भी चेयर को दोष देना मेरे हिसाब से श्वेता जी, ये हमारे यहाँ पे व्यवस्था है, हमारे व्यवस्था है, इस चीज के लिए कोई भी गरीब जिसके पास में पैसा नहीं है फ्यूनरल करने के लिए, समिति उसको वहन करती है। सर, मैं यही चाह रही हूँ, आप जैसे लोग ही हैं, कुछ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़े इस युवा नेता भी हमारे साथ, इस चीज में हमारे साथ। आपकी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर जानना जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है कि मैं कब शुरुआत कर रहा हूँ। हम सब इतने लोग बैठे हैं, सबने चर्चा करी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रेरणा लेगा कि मैं मेरे शमशान जो
घाट है उसको जाके मैं सुधारूंगा, उसमें मैं जाके अच्छे से काम करूंगा और कम से कम 7 दिन में मैं 2 घंटे उसमें दे के अच्छे से उसका भेदभाव खत्म करने का प्रयास करूंगा, तो निश्चित रूप से जो ये सामाजिक परेशानी है ये दूर होगी। ठीक है योगेंद्र पारिक जी। भेदभाव और व्यवस्था और अपवाद 3 चीजें होती हैं। अपवाद के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। अगर अपने को लग रहा है कि ये भेदभाव है तो आप इसके थोड़े पीछे जाइएगा। जयपुर का शमशान घाट, जो चांदपुल का शमशान घाट है, वो 250 साल पहले बना था। 250 साल पहले एक ये व्यवस्था होती थी, सवर्ण जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो दूसरी नीची जाति का व्यक्ति उसके सामने बैठता भी नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए एक साथ 2 दाह संस्कार हो रहे हैं, सवर्ण जाति के व्यक्ति लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो दूसरी जाति के व्यक्ति दाह संस्कार में अपने इमोशनों को अच्छी तरह से नहीं मतलब पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक व्यवस्था थी कि भाई सवर्ण जाति का एक इस तरफ हो गया, दूसरी जातियों का उस तरफ हो गया। जयपुर के महाराजा साहब के जो राजघराना परिवार है उसमें पुरुषों का जब देहांत होता था उनके लिए गैटौर में शमशान की व्यवस्था वहाँ पे थी, तो वो व्यवस्था थी, वो अलग चीज़ नहीं थी। महारानी साहब के लिए आगरा रोड के ऊपर थी तो वो व्यवस्था थी, सॉरी आमेर रोड के ऊपर थी तो वो एक व्यवस्था थी। व्यवस्था के अंदर और भेदभाव के अंदर बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। अपन किसी चीज़ को इस तरीके से ले सकते हैं, यू आर नॉट रॉन्ग बट नॉट करेक्ट, या यू आर नॉट ओनली करेक्ट बट मोर देन करेक्ट। अपने को इन चीज़ों को ये देखना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बाद में जाकर के भेदभाव का रूप ना ले लें। आज अगर ये भेदभाव का रूप लेती है वो गलत है, उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर वो व्यवस्था तक सीमित है तो उसको बरकरार रखना चाहिए व्यवस्था तक। ये ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि व्यवस्था बिगड़ जाए। ये व्यवस्था सर हमें ठीक करनी पड़ेगी, मिलके ठीक करनी पड़ेगी। अब बात चल रही है लगातार जनमंच के अंदर एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की। आरको साहब, कब्रिस्तानों का कमोबेश यही हाल है। सारी कब्रिस्तानें जातियों में बटी हुई हैं और कोई जाति दूसरे जाति के कब्रिस्तान के अंदर अपना मुर्दा नहीं दफना सकती। दफनाने के ऊपर वही हाल होगा, वही जातियों का संघर्ष होगा। ये स्थिति कब ठीक होगी और कब हम ये कह पाएंगे कि ये एक कब्रिस्तान है जिसके अंदर मुसलमान किसी भी जाति का जो है वो दफनाया जा सकता है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने एक ऐसा मैटर आज इशू लिया है कि जो वाकई बहुत ज़रूरी था। दूसरी, मैं आपकी ये बात करेक्ट और कर दूं कि मुसलमानों में ऐसा मसला नहीं है। इत्तेफाक से मैंने अपनी लाइफ में 3 ऐसे स्टैंड देखे हैं कि जहां कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया या दफनाने के बाद निकाल दिया गया। सर मेरे गांव में है, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, गांव में 4 कब्रिस्तान हमारे यहाँ मुसलमानों में आम तौर पर ये चीज़ नहीं है। कुछ खास जगह 2-4 जगह ऐसी हैं राजस्थान में जहाँ हुआ है, उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड से ऑर्डर जारी हुआ कलेक्टर को कि ऐसा करने वाले के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कराई जाए। उदयपुर में हुआ तो उनके खिलाफ ऑर्डर हुआ, दूसरी जगह हुआ तो उनके खिलाफ ऑर्डर हुआ। हमारे यहाँ ये भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल मुसलमानों में है। इस्लाम में नहीं है तो मुसलमानों में नहीं है, लेकिन मुसलमानों में है। देखिए बहुत नहीं के बराबर है। आप चाहे इसे माने या नहीं माने, सच यही है। लेकिन मैं इसके साथ दूसरी एक बात कहता हूँ, जब हम इन जिंदाओं में भेदभाव बना रहे हैं, हम जिंदाओं के साथ नफरत फैला रहे हैं, तो मरने के बाद कौन किसके साथ मोहब्बत करेगा? हमें वो नफरत मिटानी चाहिए कि जब हम आपस में नफरत बांट रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं, जब हम जिंदगी में बना रहे हैं तो मरने के बाद कैसे मोहब्बत हो जाएगी? हम सबको मिलकर के ये चाहिए कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं हम उनके खिलाफ खड़े हों कि भाई नफरत हिंदुस्तान के अंदर बांटने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को नफरत की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है, ताकि ये नौबत ही नहीं आए कि हम शमशान और कब्रिस्तान तक ये नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे मुल्क को पीस की, शांति की, प्यार की, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सभी समाजों में है, इसकी इंतहाई ज़रूरत है। सर यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है कि हम कब्रिस्तान और शमशान को बचा पाएंगे। ठीक है, वरना हम कुछ भी कर ले, एक कब्रिस्तान, ये नफरत मिट नहीं पाएगी। सर एक कब्रिस्तान का कंसेप्ट जयपुर में होगा, आप जयपुर में रहते हैं? जी हाँ, जयपुर में। एक कब्रिस्तान का कंसेप्ट यहाँ पे चलाया आपने कि एक कब्रिस्तान होगा मुसलमानों के लिए। इलाके की दूरी की बात अलग है। जी जी, इलाके के एतबार से अलग है कि इलाकों के कब्रिस्तान हैं और हर कब्रिस्तान में हर जाति का हमारे यहाँ दफनाया जाता है, कहीं कोई रोक नहीं है। अगर कोई हो तो मुझे बता दें। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जयपुर में क्या बल्कि राजस्थान में 2-3 जिलों को छोड़कर कहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर जो मिसाल और जो मामले देखने को आए थे, ये तमाम
जो मामले हैं, मिसाइल हैं, ये बैनुल अखबार के आम मसाइल हैं जिनको मुसलमान और सिविल सोसाइटी बहुत आराम से हल करती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि आइंदा से ऐसे केसेस अगर आते हैं तो फौरन जिला कलेक्टर और जिला एसपी इस पर संज्ञान ले और उस व्यक्ति के लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो। जहां तक उमूमी कब्रिस्तान का सवाल है, जो कि मुसलमानों के उमूमी कब्रिस्तान है, तो इस तरह के कब्रिस्तान जयपुर के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे अमृतपुरी का कब्रिस्तान हुआ, और दिगर ऐसे कब्रिस्तान है जहां किसी भी किस्म की भेदभाव नहीं है, वहां 36 जातियों के मुसलमानों को दफनाया जाता है, कहीं ऐसी रोक टोक नहीं आई। और आप जो कह रहे हैं कि कहीं मर्तबा ऐसा मसला देखने को आया है कि जहां पे भेदभाव हुआ है, तो 100 में से कोई 1% कोई एक आध कोई केसेस ऐसा रहा होगा आसिफ साहब कि किसी मसाइल या किसी मसलक की वजह से वहां हुआ, जैसा कि देवबंदियों के साथ में किया गया कि सुन्नी अहले हज़रात को वहां पर डेड बॉडी नहीं दफना दी गई। ये है ना, बिल्कुल है, लेकिन उसको भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया से सामना करना पड़ा और इस्लाम मजहब ने इसकी सख्त मजम्मत करी है और उलमाओं ने भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन ये गलत है। तो इसके वही आरको साहब, मेरा आपसे भी वही सवाल है कि इसकी मजम्मत की जाती है, धर्म में ये चीज नहीं है, हमें बिल्कुल जो है एक कब्रिस्तान एक शमशान घाट बनाना चाहिए, फिर दिक्कत क्या है, फिर संघर्ष वहां पे क्यों होता है? ऐसे दृश्य भी देखे गए हैं प्रमोद जी, मैं आपको बताऊं कि लाश रखी हुई है और लड़ाई वहां पर लड़ाई हो रही है। मसला यह है, मैं आपको बताऊं सिर्फ साहब, मिसाल के तौर पे किसी का विसाल होता है, इंतकाल होता है या उसकी अंतिम क्रिया के समय आप देखेंगे कि हर जाति, समुदाय, धर्म विशेष के लोग उसमें जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे की भाव को समझते हैं, एक दूसरे के गम में हम शरीक होने के लिए हर जाति, हर बिरादरी के लोग शामिल होते हैं, तो फिर कब्रिस्तान के अंदर ये भेदभाव क्यों? जब जिंदगी के अंदर हम लोग किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते और जहां भेदभाव रखा जाता है, जब हम उसकी मजम्मत करते हैं, तो कब्रिस्तान में या शमशान घाट में ऐसा हालात क्यों? जिसके लिए सिविल सोसाइटी इसका मजबूत होना जरूरी है। और जैसा कि आपने फरमाया, जब तक हम इत्तेहाद पे नहीं होंगे, मोहब्बत में नहीं होंगे, तब तक ऐसे क्राइम होते रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, प्रमोद जी को माइक दीजिए। मैं आपके पास आता हूँ महन जी, ये चूंकि हमारा अंतिम सेगमेंट है, आप अपनी तरफ से ऐसे तबके को, ऐसे समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे कि ये जो भेद है ये खत्म होना चाहिए और जो है मुर्दे को कम से कम सम्मान मिलना चाहिए, उसको जमीन वहां पर मिलनी चाहिए? देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति है इस आधारित पे, इस आधार के ऊपर कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामयाः, किसी तरीका का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक रूपता के रूप में रहना चाहिए। और चाहे शमशान की बात हो, चाहे उनके जीवन यापन की बात हो, सबको एक समान रूप से रहना चाहिए और मिलजुल करके रहना चाहिए। और जो सांप्रदायिक सद्भावना हमारी है उसको कायम रखने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो भेदभाव हैं वो समाप्त हो सकें। और मैं चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें सब लोगों को जागृति लानी पड़ेगी। जिस तरीके से लोग जागृत हुए हैं, हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जागृति नहीं आई है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है, इसको ठीक करना चाहिए ताकि सभी लोगों को समान रूप से सारे अधिकार मिले, चाहे न इसमें कोई जाति का भेद हो ना कोई वर्ण का भेद हो। प्रमोद जी, जैसा आपने मानसरोवर का मोक्ष द्वार बनाया है, क्या मैसेज देंगे आप कि भारत भर के शमशान घाट ऐसे हों? मैं तो ये कहूँगा कि समाज में जागृति की आवश्यकता है, विकास समितियों को आगे आना चाहिए, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और विकास के काम करवाने चाहिए। ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होनी चाहिए। और मैं एक संदेश और दूंगा, सौहार्द का वातावरण देखना तो हमारे यहाँ शमशान के बिल्कुल बराबर में कब्रिस्तान है, एक ही दीवार है बीच में, और विकास के कामों पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम अपनी दीवार पर प्लास्टर कराते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी दीवार की साइड में भी प्लास्टर हो जाए तो अच्छा लगेगा। मैम देखिए आसिफ भाई, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं आगे बढ़ के काम कर रही हैं, लेकिन इसी प्रदेश में, पड़ोसी प्रदेश में सरकार का बजट एलोकेशन जो हुआ है वो हुआ है जातिगत आधार पर शमशानों के लिए। तो अगर सरकार की नीति में ये रहेगा, जो आरटीआई से निकली है, कि नरेंद्र मोदी जी जो खुद प्रधानमंत्री, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आनंदीबेन पटेल जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने दलितों के लिए अलग शमशान बने और अपर कास्ट के लिए, उसका एलोकेशन उस हेड में कर दिया। राजस्थान के जैसलमेर में 54 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि शमशानों को जाति के आधार पर बजट एलोकेशन किया जा रहा है। तो आप चाहते हैं परिवर्तन हो, तो परिवर्तन तो वहां से होगा जहां से पैसा एलोकेशन हो रहा है, जहां से नीति निर्माण हो रहा है। इससे हम आपको साधुवाद देते हैं। आपने नगर निगम ने प्रयास किया, लेकिन आपके प्रयासों को जनता में स्वीकार्यता इसलिए नहीं, क्योंकि जब लोग आपके पास अप्रोच करने आते हैं तो हम लोग भी उस पर लिखते हैं नोट शीट पे कि फलाने समाज के व्यक्तियों के लिए हम अभिशंसा करते कि इतना बजट एलोकेशन किया। ये परंपरा भी चेंज करें। ठीक है मनोज जी। देखिए, आज का जो विषय था एक सामाजिक सरोकार का विषय था, एक कुरीति को दूर करने का विषय था।
मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से इस प्रकार का विषय पॉलिटिकल विषय बने, किसी सरकार पर आक्षेप लगे। मैं कहूँ कांग्रेस की सरकार लंबे समय रही, ये परंपरा वहाँ चलती रही, हमने हमारे इस शासन में आने के बाद में इसको ख़त्म किया। और निश्चित पर नगर निगम के नाते मैं कहना चाहूँगा कि 57 शमशान गृह और कब्रिस्तान यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर है। हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाहर बोर्ड लगा करके ये सुनिश्चित किया कि ये किसी धर्म ये किसी जाति विशेष समुदाय के लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी एक पहल है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सामाजिक सरोकार का विषय आज के समय में जब सारी कुरीतियाँ खत्म हो रही है, तो हम ये कोशिश करें सबको साथ लेकर कि ऐसी कुरीतियों को भी हम खत्म करें और शमशान जैसी जगह जो कि अंतिम यात्रा का स्थान है, वहाँ सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अबरार साहब आपकी तरफ से भी एक आखिरी मैसेज। मैं अर्चना जी की बात मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि जब शासन के स्तर से, पॉलिटिकल लोगों के स्तर से एलोकेशन ही अगर इस आधार पे होगा तो बहुत ज़्यादा प्रभावी हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए यही संदेश है, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, आदमी सम्मानीय है और मरने के बाद और सम्मानीय हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीके से बिना किसी जाति के भेदभाव के जहाँ उसको मौका मिले, जहाँ उसके निकटस्थ हो, वहाँ उसका अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ होना चाहिए और संस्थाओं को इस बारे में आगे आना चाहिए। ठीक है, सोमानी जी बहुत संक्षेप में। अबरार साहब, बजट का डिलोकेशन कहीं नहीं हुआ है। अभी अजमेर जिले में कलेक्टर गौरव गोयल की उसमें अध्यक्षता में आप देखेंगे 60 लाख का बजट अभी नवनिर्मित कब्रगाह पे इन पे किया गया। उसमें 12 लाख का जो बजट था वो कब्रगाह की दीवार बनाने के लिए किया गया। जो डिलोकेशन है, जब पूर्व कांग्रेस सरकार है, जब वो कहते हैं तो जरूरत के हिसाब से, और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेती है उसको कहते हैं कि ये राजनीतिकरण। ऐसा नहीं है। इन पे जो बजट दिया गया है वो 60 लाख का बजट अजमेर में खर्च हुआ, तो उसमें ये देखा नहीं गया कि कौन सा क्या है, उस सभी को बराबर रूप से उस पर खर्च किया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ उस तरह से कार्य हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सहमत है सर, बहुत संक्षेप में। सर, मैं तो नगर निगम से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर शमशान घरों के बाहर में बोर्ड लगाई रहें, साथ में टेलीफोन नंबर लिख दें कि अगर आपको ये मना करते हैं आप क्रिमेशन के लिए तो इस पर फ़ोन करें और तुरंत वहाँ पर कार्रवाई हो जाए। और दूसरा मैं कह रहा हूँ, देखिए पानी की व्यवस्था कहीं नहीं, आप जगह जगह पानी की व्यवस्था कराइए। जो VIP लोग हैं सर, जो आपका पर्सल छोड़ दिए, पर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे जयपुर की बात कर रहा हूँ, 57 की बात कर रहा हूँ, जहाँ कब्जे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर, ये सोशल रिफॉर्म का विषय है। तो VIP लोग तो अपने पानी के बोतल लिए थे, पानी पीते आराम से, गर्मी के लोगों को मुश्किल हो रही है, वो काम करें। ठीक है, मनोज जी खत्म करिए। मनोज जी संक्षेप में। जैसा पूनम जी ने कहा अभी कि सारे शमशान गृह में ये व्यवस्था होनी चाहिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको कि निगम के नाते हमने जयपुर शहर के जितने यहाँ 57 शमशान गृह और कब्रिस्तान जो भी है, हमने हर शमशान कब्रिस्तान के लिए 5 लाख रुपए ईच शमशान कब्रिस्तान हमने अलॉट किए हैं। निश्चित रूप से जो पानी की व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है और सिविल कार की व्यवस्था है, हम लोग बहुत इस मुद्दे पर संवेदनशील है और निश्चित रूप से जयपुर शहर के कब्रिस्तान शमशान के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, विडम्बना है, किसी को सर छिपाने के लिए जिंदगी भर आशियाना नहीं मिलता, किसी को मरने के बाद में बड़े बड़े स्मारक नसीब होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद में एक मैसेज जाएगा उन लोगों के बीच में जिन्होंने मरने के बाद जमीनें बांट दी और मुर्दों को आपस के अंदर बांट दिया। उन्हें एक अंतिम संस्कार के अंदर सम्मान मिलेगा, उन्हें उनका हक मिलेगा, क्योंकि अंतिम समय के अंदर इस तरीके के विवाद जो हैं वो समाज के अंदर एक बड़ी खाई को पैदा करते हैं, जिसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से दूर कर सके। क्योंकि सब ने एक मत आवाज में ये कहा है कि इस तरीके का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए। आप तमाम मेहमान इस कार्यक्रम में आए, आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।